आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं गूंज। आज 4:56 पर शुरुआत गूंज में उस मुद्दे की होगी जो कल 17 मार्च को शुरू हो गया। 17 मार्च को राहुल गांधी इतने तमाम इलाकों से गुजरते हुए महाराष्ट्र पहुंचे। अंतिम पड़ाव भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। महाराष्ट्र में आकर ये यात्रा खत्म होती है, लेकिन उनके समापन भाषण में 2024 में एक नए मुद्दे का आगाज हो गया। यह मुद्दा है शक्ति। राहुल गांधी ने क्या कहा, मैं आपको पहले शब्दशः बताती हूं। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तस्वीरें दिखाती हूं मैं आपको। शिवाजी मैदान में सैकड़ों की तादाद में लोग उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। मंच पर पूरा विपक्षी खैमा ताकत के साथ हुंकार भर रहा था। राहुल गांधी ने मानो अपनी सारी ये ताकत, वहां मौजूद जनता की ताकत, अपने उस एक बयान के जरिए नरेंद्र मोदी को ट्रांसफर कर दी। वो बयान मैं आपको सुनवाना चाहती हूं, जरा सुनिए गौर से। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। आप ही बताइए, इस बयान से क्या उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी? हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में केवल एक शब्द नहीं है शक्ति। सनातन में शक्ति देवी का स्वरूप है, जिनकी उपासना ताकत के लिए, धन बल के लिए, बुद्धि के लिए, तीनों के लिए होती है। यानी शक्ति दुर्गा भी है, शक्ति लक्ष्मी भी है और शक्ति सरस्वती भी है। शक्ति का शाब्दिक अर्थ है ऊर्जा, और उसी ऊर्जा की पूजा सनातन को मानने वाला हर वैष्णव करता है। यानी शक्ति मां भी है, बहन भी है, बेटी भी है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल के इस बयान को मात्र शक्ति से जोड़ दिया। सुनिए आप। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि गाली को गहना कैसे बनाना है, कमजोरी को ताकत कैसे बनाना है, और यही हुआ भी। इस सरकार ने महिला आरक्षण को मुमकिन बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में महिलाओं को नुमाइंदगी का इन 17 सालों में, पिछले बीते 17 सालों में कहूं तो सबसे ज्यादा मौका दिया। इस वक्त मोदी के मंत्रिमंडल में 10 महिलाएं हैं। देश की वित्त मंत्री भी महिला हैं। बीजेपी ने 2024 के चुनाव के लिए अभी तक जिन 267 उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली है, उसमें से 63 जो हैं वो महिलाएं हैं। यह आंकड़ा 43, माफ कीजिएगा, 43 महिलाएं हैं। यह आंकड़ा अभी तक जारी हुई लिस्ट का अगर मैं परसेंट निकालूं तो 17% होता, और अभी तो लिस्ट अभी आने वाली है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से यह मुद्दा उठाया, उससे साफ है कि सियासत के मौजूदा दौर में शक्ति शब्द की गूंज चुनावी अखाड़े में खूब सुनाई देने वाली है, और उस शक्ति का मतलब होगा महिला शक्ति। गूंज में आज जो बहस में सबसे बड़े सवाल है वो आपके सामने रख देना चाहती हूं। सबसे पहले, हिंदू धर्म की शक्ति पर बोलकर क्या राहुल गांधी फंस गए हैं? ये बड़ा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल। क्या हिंदू धर्म की शक्ति पर बोलकर फंस गए हैं राहुल गांधी?
अगला सवाल, चुनाव के शुरुआती दौर में बीजेपी को क्या ये बड़ा मुद्दा मिल गया है? और फिर सवाल ये कि राहुल के बयान से इंडिया गठबंधन को क्या नुकसान होगा? इन सवालों का जवाब देने के लिए आज गूंज में हमारे साथ जो खास मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा दूं। राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस का पक्ष रखने वाले तहसीन पूनावाला, आरजेडी की इज्जा यादव जो है इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, और आपको स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रही है राजनीतिक विश्लेषक शुभ्रास्ता। यहाँ स्टूडियो में सतीश के सिंह साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन अब मैं डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले एक सवाल आपके सामने रख रही हूं। व्यूअर वोटर भी है, हम ये मानते हैं, और इसीलिए राहुल गांधी का शक्ति वाला बयान 2024 में क्या साबित होगा? सेल्फ गोल साबित होगा, मुद्दा नहीं बनेगा, या कह नहीं सकते, पता नहीं। आप लगातार वोट करते रहिएगा, इसका रिजल्ट मैं अंत में अनाउंस करने वाली हूं। और अब डिबेट की शुरुआत करते हैं। मैं स्टूडियो में बुलाना चाहूंगी सतीश के सिंह साहब को जो कि वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ तहसीन पूनावाला भी यहीं स्टूडियो में जुड़ेंगे। तहसीन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। गूंज में सबसे पहले पक्ष विपक्ष की गूंज वाला राउंड। इज्जिया जी, आप खुद एक शक्ति का स्वरूप हैं कि नहीं है? शुरुआत आपसे कर रही हूं। राहुल गांधी ने यह बयान देकर खुद को मुसीबत में नहीं डाल दिया है? हिंदू शब्द में एक शब्द, हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, उसे हमें हराना है। रुबाइका जी, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ। बहुत भारतीय हैं जो बुद्धिस्ट हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, और हम लोग का मानना है अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, मतलब भगवान एक है, उनके रूप अलग है। मैं हिंदू हूँ तो मैं शक्ति की पूजा करती हूँ, तो इसको मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी के मैं पूरे बयान को सुन रहे थे, वो बोल रहे थे कि बीजेपी अपना अगर ईवीएम को छोड़ दे, ईडी छोड़ दे, सीबीआई छोड़ दे तो वो हार ही जाएंगे। बीजेपी के पास तो कुछ मुद्दे नहीं है, कुछ काम तो वो किए नहीं है, तो बयानों का गलत फलत मतलब निकाल करके वो मुद्दे बनाते हैं। कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव जी के बयान का मुद्दा सभी चैनलों पे चलता रहा कई दिनों तक। अब एक नया कुछ मुद्दा नहीं था तो इस बयान को तोड़ ममोड़ के नए नए मतलब निकाल कर बीजेपी वाले पेश कर रहे हैं। तो ये बीजेपी की पुरानी आदत है, झूठ बोलना, सच बोलना, जुमलेबाजी करना। आप ये कह रहे हैं कि लालू जी ने बयान दिया था, मुझे याद है, उनका परिवार नहीं है ना, बच्चे होते तो समझ में आता, ये तमाम बातें उन्होंने कही थी। और उसके बाद मोदी का परिवार ये ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा था। आपको लगता है कि इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए? राहुल गांधी को बचना चाहिए था। अगर वो बच जाते तो शायद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी शक्ति स्वरूप का जिक्र करके ये ना कहते कि अब आने वाले चुनावों में ताकत होगी, ये मेरी, मर जाऊंगा लेकिन इसकी रक्षा करूंगा। देखिए रुबाइका जी, वो बयानों से बचने की बात नहीं है, बाल का खाल निकालने की बात है। बीजेपी वाले बाल का खाल निकालते हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने कह दिया अगर उनका परिवार होते तो सही में वो मणिपुर की बेटियां, जो बेटियां होती है उसका वो दर्द समझे, लेकिन वो 80 दिनों तक हाइबरनेशन में चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फटकार आता है तो 10 सेकंड के लिए कुछ बोल निकल जाते हैं। अगर मैं तो आज सुनिए ना, मैं स्पेसिफिकली तो बयान है, अब ये बीजेपी वाले बाल का खाल निकालते हैं। बाल का खाल नहीं बताए ना, उन्होंने रोजगार दिया, आप ही के बताए ना कि 15 लाख जुमला था, आप ही के गठबंधन के साथ उमर अब्दुल्ला। अरे वो ये कह रहे हैं कि ऐसे बयान बीजेपी को ताकत देते हैं क्योंकि उनके पास कुछ मुद्दे नहीं है। आप लोग ये मान क्यों नहीं रहे हैं कि बीजेपी बाल की खाल निकालना है, आपके लिए मुसीबत का सौदा साबित हो रहा है? आपको चुनाव लड़ना है ना, तो इन चीजों से बचा जा सकता करेगा। मुस्कान सब जानते हैं बीजेपी को सब जानते हैं। के शर्मा जी, जुमले, मुझे लगता है इज्जा यादव जो कह रही हैं, इन बयानों का रुकना अभी तो मुझे नहीं लगता है संभव है, और आप लोगों का इन्हीं बयानों के आधार पर आगे बढ़ना, मुझे लग रहा है वही हो रहा है। के शर्मा जी, रुबिका जी, ये कोई पहली बार नहीं है। राहुल गांधी उन सारे बयानों का समर्थन कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के विरोध में है, जो सनातन धर्म के विरोध में। इसी सनातन धर्म को जब तमिलनाडु के उदयनिधि ने
डेंगू मलेरिया कहा, समूल विनाश करने की बात कही, तो एक तरह से राहुल गांधी और गांधी परिवार पूरे कांग्रेस ने उसका मौन समर्थन किया। आज भी वही स्थिति है। राहुल गांधी की मानसिकता स्पष्ट है, बिना सोचे समझे तो बोलते नहीं होंगे, पढ़े लिखे हैं, 55 साल से ज़्यादा की उम्र हो गई है, यहीं पर पैदा हुए हैं। क्या भारत में वो ये नहीं समझते हैं कि शक्ति का अर्थ क्या होता है? और वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्पेसिफिक उन्होंने नाम लिया, हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति। बच्चा से बच्चा जो है भारत का ये जानता है कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द का अर्थ क्या है। देवी माँ दुर्गा के लिए शक्ति का उपयोग हुआ है, नारी शक्ति के लिए शक्ति का उपयोग हुआ है। और आप कह रहे हैं कि मैं शक्ति का विनाश कर दूंगा, शक्ति को तोड़ दूंगा। तो मुझे आश्चर्य है कि आप इस तरह की बातें करते हैं, भरी सभा में करते हैं, और यदि आपको लोग समझाते भी हैं तो आप उनसे वापस लेते। आप कहते कि साहब मेरे से गलती हो गई है, मैं इस तरह की बात नहीं करना चाहता। शर्मा जी, लेकिन आप उस पर टिके रहते हैं। हाँ जी, ये टिके रहना क्या, ये टिके रहना क्या मुसीबत नहीं खड़ी करेगा इंडिया गठबंधन के लिए? के शर्मा जी प्लीज, मैं सबको इंट्रोड्यूस कर लूं, फिर आपके पास आऊंगी। सतीश के सिंह साहब। ये मानना है कि राहुल गांधी न बोले तो ज़्यादा अच्छा है, चलते चले जाएं, पैदल चाल करते रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। ऐसा लगता है कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स यहाँ करना चाहते हैं। फिलोसफर, मतलब अब तो लोगों ने उनको पप्पू कहना बंद कर दिया है, लेकिन वो ज़्यादा पापा बनने के चक्कर में क्या होता है कि वो एक बहुत फिलोसफर जैसी बात कहते हैं। अब जब सामने जो शक्ति हम जो कह रहे हैं, वो शक्ति उनसे लड़ना इतना आसान नहीं है, तो उनको तो आप मौका दे रहे हो। तो उन्होंने पूरा हिंदू धर्म से जोड़ करके चुनावों के वक्त में आपके फिलॉसफी को उन्होंने फूहड़ बना दिया। तो ये मुख्य बात है। वो अंग्रेजी में भी बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन हिंदी में अब क्या वो देखिए दो बात है, तीन बात। कल उन्होंने क्या कहा, मोदी से लड़ाई नहीं है, बीजेपी से लड़ाई नहीं है। आज उनकी पार्टी कह रही है कि नहीं, राक्षसी शक्तियों से लड़ाई। तो कोई चीज समझ में आती नहीं है कि वो बोलना क्या चाहते हैं। कंफ्यूजन इतना पैदा कर देते हैं, और बीजेपी वाले तो खड़े रहते हैं हवाई जहाज के गेट पर कि वो लेके उड़ जाएंगे, उड़ चुके हैं। और यही काम हुआ है तहसीन पुनावाला। अब कीजिए बचाव, कैसे करेंगे? रूबिका जी, अव्वल तो इसमें कोई बचाव करने की जरूरत नहीं है। जो शक्ति के बारे में माननीय राहुल गांधी जी बोल रहे थे, वो ईवल शक्ति है, रावण की शक्ति। रावण भी शक्तिशाली था, और वो बहरूपिया बनकर आया था मां सीता का अपहरण करने। जिस शक्ति के खिलाफ राहुल जी बोल रहे थे, यही बोल देते ना, जिस शक्ति के खिलाफ राहुल जी बोल रहे थे, अरे भाई वो यही बोल कालनेमी देते की शक्ति ना। थे। वो भी बहरूपिया था जिसने हनुमान जी को रोकने की प्रभु कोशिश की। वही बोल देते अरे ना। तो मैं उनका स्पीच का कोच नहीं हूं, आप इंटरप्ट कीजिए, मेरी बात सुनिए। सवाल ये है, वो योगेंद्र यादव लिखते हैं उनके आप मुझे एक बात बताइए। जो राहुल गांधी जी कह रहे थे, वो ये कह रहे थे राहुल गांधी जी कि जो हमारे देश को महिलाओं को, जब दो महिलाओं को नंग परेड किया जाता है और देश के माननीय गृह मंत्री जाते, उसके बाद तो हिंदू धर्म की क्या जरूरत थी? बात कर रहे थे। तो शक्ति, हिंदू धर्म की क्या जरूरत है? ना बोल रहे हैं हिंदू धर्म। शक्ति जो हिंदू धर्म में जो खराब शक्ति को नष्ट करता है, खराब हिंदू धर्म। उन्होंने कहा हिंदू रावण धर्म की में एक शक्ति शब्द अच्छी है थी, शक्ति। कालनेमी की शक्ति अच्छी थी। अच्छा, उस अच्छा, शक्ति को, उस अच्छा, असुर की शक्ति को, अच्छा। वो तो बेचारे विष पी गए राहुल कितना जी, लीपापोती जो करेंगे? विष पी गए राहुल जी। आपके दिल में किसी तरह की चोट ऐसे लगती नहीं है? कितना लीपापोती करेंगे एक शख्स के एक उलझुल बयान को राहुल गांधी ठीक करने जी के पे जो लिए? अटैक्स हो रहे हैं, वो बेचारे अरे कल राहुल गांधी की रैली देखकर बड़ा आनंद आ रहा था। महान धर्म, इस महान संस्कृति, इस महान के लिए आए थे। रूबिका जी, वो ताकत का मुजाहरा करते ना। तो ताकत की बात कर रहे हैं ना। फिसली ना हो गई गड़बड़। रूबिका जी, एक लाइन में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वो ताकत की ही बात कर रहे थे। वही घमंड जो दुर्योधन को था, जब भगवान कृष्ण गए थे, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, तो दुर्योधन को भी लगा था कि मेरे पास इतनी शक्ति है, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कर्ण है, ये क्या हराएगी मुझे। जब रावण के पास हनुमान जी गए थे, सुन लीजिए, तो वो रावण का था, वानर की सेना को क्या मुझे हराएगी। इस शक्ति को चौथाई भी बोल देते ना, हराएगी। तो वहां पर लोग जो हैं मान जाते, और हम आज डिबेट ना कर रहे होते। शुभरास्ता आपने सुना, शक्ति कौन सी वाली शक्ति जो अभी तहसीन यहाँ पर डिकोड करने की कोशिश करे। एक तो मुझे लगता है राहुल जी के साथ अगर हिंदुत्व पर कोई बात कर रहा हो ना, तो एक डिकोड करने वाला साथ ही साथ में होना चाहिए। तहसीन पुनावाला सरीखा जो कहे कि सर ये कहना चाह रहे हैं। रूबिका जी, तहसीन जी की बात से भी मुझे सैद्धांतिक विरोध है।
अगर हम शक्ति की ही बात करें तो शक्ति की परिकल्पना में वो सारी सकारात्मक और वो सारी नकारात्मक शक्तियां समाहित हैं, उसी एक महाकाली में सारी शक्तियां समाहित हैं। तो वो किसी भी शक्ति से लड़ने की बात कर रहे हो, भाषाई तौर पर, राजनीतिक रूप से राहुल गांधी ने जो जघन्य अपराध किया है आज चुनाव के दौरान, चुनाव प्रबंधन की भाषा में भी अगर कहूं तो एक जघन्य अपराध है, और अगर मैं इसको धर्म से जोड़ूं तो भी एक जघन्य अपराध है। आप देखिए, इस देश की महिलाओं का इतना बड़ा अपमान राहुल गांधी ने आज कर दिया शक्ति शब्द का प्रयोग करके। वो एक्चुअली जो एक महानुभाव आपके शो पे बात कर रहे थे वो सही कह रहे थे। राहुल गांधी ने अगर इसको अंग्रेजी में कहा होता तो शायद उनकी बात जनमानस तक पहुंच पाती। ये पावर और अथॉरिटी के बीच का मामला था जिसको राहुल गांधी हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो अभी पोस्ट कॉलोनियल हैंगओवर से निकला ही नहीं हो, जिसको अभी औपनिवेशिकवाद इतना जबरदस्त हावी हो जिस व्यक्ति पे कि भाषाई रूप से वो व्यक्ति संपन्न है ही नहीं कि वो शक्ति, पावर, ये जो बात आप कह रहे हैं ना सतीश जी, मुझे 3 दिन पहले ये बात कह गए थे, एग्जैक्ट यही बात उन्होंने मुझे कही थी। सतीश जी मुझे याद है, आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि राहुल गांधी को अंग्रेजी में भाषण देना चाहिए, उन्हें अनुवाद के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। और यही बात अभी राहुल से बढ़िया तो तहसीन बोल रहे हैं, और राहुल से बढ़िया हिंदी तो मल्लिकार्जुन खड़गे की है। आप देखिए उन्होंने क्या बोला, आपके स्क्रीन पे ही चल रहा है। सवाल ये है कि उनको साफ साफ कहना, हाँ जी मोदी से लड़ाई है, मोदी से लड़ाई है, मुखौटा भी हो सकता, मोदी से लड़ाई है। हाँ जी 76% जनता का हम नेतृत्व करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे लड़े। अपराध नहीं है, ऐसा भी बोलना सही नहीं है। हाँ। अपराध ये है कि वो नेता हैं लेकिन वो हिंदी बोल ही नहीं पाते, मतलब हिंदी हार्टलैंड को देखते हैं। कितना और वक्त देना होगा कि नेता हिंदी में सोचने लगे, क्योंकि हिंदी की जनता को जो है उन्हें ये तो उनके पार्टी वालों को सोचना है। अब ये पार्टी वाले आए जनता तो नहीं दे रही, तो हम जरा उनसे बात कर पाए। हम तो बार बार उन्हें कहते हैं, तहसीन पूनावाला, सतीश जी, दोनों को इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि वहाँ बिहार में आप देखिए मेरे ख्याल से सीट शेयरिंग फॉर्मूला निकल आया है। सम्राट चौधरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। बढ़ाना बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो बिहार विजय के लिए प्रतीक्षारत हैं, उस प्रतीक्षा के संदर्भ में विधिवत घोषणा और संबोधित करेंगे हमारे यशस्वी राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के चुनाव प्रभारी माननीय विनोद तावरे जी। मेरा सविनय निवेदन होगा माननीय विनोद तावरे जी से कि आपको उपेंद्र कुशवाहा, जितिन राम मांझी को 1-1 सीट दी गई है, चिराग पासवान को 5 सीट दी गई है, एनडीए के बीजेपी को 17 सीटें मिली हैं सीट बंटवारे में, और जेडीयू को 16 सीटों पर इस लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारना है। पशुपति पारस की पार्टी को कोई सीट अब तक नहीं मिली है। सुनिए क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ऐसे सभी का जो एनडीए गठबंधन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। भले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्ह अपने अपने सीटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एनडीए की सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटें जीत कर लाएंगी, ये हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 घंटे में हम सीटों का बंटवारा क्या हमें हुआ है, ये हम आपको घोषित करेंगे। और आज हमने सीटें कौन सी पार्टी के चिन्ह पर एनडीए लड़ेगी इसकी जानकारी मैं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर
और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर। ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम 17 सीटें। जनता दल यूनाइटेड वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर। लोक जनशक्ति पार्टी वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, यहां बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला और सीटें जो हैं वो अपने गठबंधन के साथियों को बांट दी गई है। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर, बीजेपी 17 सीटों पर, एलजेपी रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान वाली पार्टी को 5 सीटें दी गई है, जितिन राम मांझी को 1 सीट और आरएलएसपी को 1 सीट दी गई है। सम्राट चौधरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों के बंटवारे को बता रहे थे। कुल मिलाकर यहां पर सीटों का बंटवारा तक हो गया, लेकिन कल इतनी बड़ी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली और चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, सतीश के सिंह साहब अब तक वहां सीटों के बंटवारे को अब अगर मैच देखा जाए तो एक और रन इन्होंने यहां पर गेन कर लिया है। बिल्कुल किया है, क्योंकि सबसे आसान और सबसे शायद मजबूत जो INDIA हो सकता था वो बिहार में, लेकिन इसके बावजूद भी 2 रैलियां, एक मुंबई एक पटना, इसके बावजूद भी अब तक वो सीट एडजस्टमेंट की घोषणा नहीं कर पाए हैं। तो ये बिहार जैसे राज्य में भी जहां पर उनकी ताकत अपेक्षाकृत मैं मजबूत मानता था, उसमें भी वो पीछे रह गए। एक बात ये है। दूसरी बात जो मेरी अगर टिप्पणी है तो मैं समझता था कि जो नीतीश को सीटें कम मिलेंगी, लेकिन वो थोड़ा बढ़ाई गई है। ये 2 चीज बहुत मार्के की है जो हमको इसमें दिख रहा है, लेकिन पता नहीं INDIA वाले कहाँ है, खाली भाषण दे रहे हैं। INDIA वाले यानी इंडिया गठबंधन वाले कहाँ हैं? इन्होंने तो सीटों का बंटवारा तक कर लिया है। जिया जी, आप लोग सबसे मजबूत है बिहार में। जी बिल्कुल रुबैका जी, कम से कम ये तो ये लोग मानते हैं ना कि सबसे मजबूत हम लोग हैं बिहार में। और अभी मैं सुन रही थी, ये कह रहे थे कि जेडीयू का सीट बढ़ा है। जेडीयू तो 17 में लड़ी थी, 16 में जीती है, तो सीट तो 1 घटा दिया गया है जेडीयू का, 17 से 16 कर दिया गया है। और दूसरी बात, इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं तो बस अनाउंस करने भर की देर है और वो जल्द ही आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। और किनको कहाँ से लड़ना है, जिनको लड़ना है उनको बता दिया गया, बस आप तक अनाउंस कर देना। मैडम आपसे ये सुनिए, मैडम मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि विपक्षी एकता की शुरुआत बिहार से हुई थी और नीतीश के चले जाने के बावजूद भी आज आप तक अभी तक घोषणा नहीं कर पाए हैं। मैं ये कह रहा हूँ।
अब चुनाव तो अब क्या है, अगर पहले चुनाव हो बिहार जाता से तो बहुत चीजों की शुरुआत होती है। जी हाँ, वो सही है आपकी बात। बिहार में बहुत राजनीतिक बदलाव की शुरुआत होती है और इस बार भी होगी। सीट शेयरिंग अगर आप लोग पहले अनाउंस कर लिए तो आप ठीक है, खुशफहमी में रहे। हम लोग भी जल्द अनाउंस कर देंगे किनको कहां से लड़ना है। अरे रुकिए जिया जी, सतीश के सिंह साहब तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको आप लोग इनको कहां एनडीए में आप शामिल कर रही हैं? ये तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इनको सुनेंगी जिया जी, सुनिए जिया जी, आप अगर इनको सुनेंगी तो ये ना बीजेपी के हैं, ये ना कांग्रेस के हैं। सच्ची बात ये किसी के नहीं है। मैं समझ गई, पत्रकार होंगे तो उम्मीद करती हूँ कि ये न्यूट्रल ही होंगे। पत्रकार हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये न्यूट्रल ही होंगे। कहा उनकी पत्रकारिता को न्यूट्रल ही रहना चाहिए, चाहे टीवी चैनल्स हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो। पर जी आपने उनकी टिप्पणी भर से उनको एनडीए का हिस्सा बना दिया। यही तो आप लोग करते नहीं हैं। आप लोगों ने सीट शेयरिंग कर ली तो इतरा लीजिए। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रही हूं, लेकिन इसी मसले पर लगातार हमारी चर्चा यहां पर जारी रहेगी। के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इज्जा यादव हमारे साथ मौजूद है, तहसीन पुनावाला, सतीश के सिंह और यहां पर आपको राजनीतिक विश्लेषक हमारी खास शुभरास्ता जो है वो नजर आ रही है। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। के सियासी षड्यंत्रों को सहना पड़ा। एक और वो कांग्रेस पार्टी है जिसने तेलंगाना के सपनों को कुचला है। दूसरी ओर वो बीआरएस है जिसने यहां के लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल किया, सत्ता पाई और बाद में जनता से विश्वासघात कर दिया। तेलंगाना का निर्माण के पहले 10 वर्षों तक बीआरएस ने पहले 10 साल बीआरएस ने तेलंगाना को जम करके लूटा है। लूटा है कि नहीं लूटा है? और अब कांग्रेस ने तेलंगाना को अपना एटीएम स्टेट बना लिया है। तेलंगाना से लूटा गया ये पैसा दिल्ली तक जाता है, वहां परिवारवादी लोगों की तिजोरी में पहुंचता है। फिर इसी पैसे का इस्तेमाल देश में झूठ और बंटवारे की साजिशों की फंडिंग के लिए होता है। और तेलंगाना के लोग जानते हैं, एक घोटालेबाज दूसरे घोटालेबाज पर कभी कार्रवाई नहीं कर सकता। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय बीआरएस पर घोटालों का आरोप लगाती थी, आज वही कांग्रेस बीआरएस की फाइलों पर हाथ धरकर बैठ गई है। साथियों, बीआरएस और कांग्रेस की मिलीभगत कितनी जबरदस्त है। अभी कल मुंबई में इंडी अलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी अलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया
और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है? मुंबई के शिवाजी मैदान में जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, जब एक औरत को उठा करके लाए तो उन्होंने कहा, काश अगर तुम मेरी मां होती तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडी अलायंस ने 5:30 बज रहे हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब से पहले तक जिस बात पर चर्चा हुई थी वो ये है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से और खासकर राहुल गांधी की तरफ से जब ऐसे बयान दिए जाते हैं जहां पर हिंदुत्व का आप जो मीनिंग है, माना है, बदल देते हैं। हिंदू शब्द, शक्ति शब्द, ये वो शब्द है जो बीजेपी की पिच है। और आप देखिए उसी पिच पर पूरी कांग्रेस आ खड़ी हुई है। दिग्विजय सिंह ने अब से कुछ देर पहले एक और बयान दे दिया है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं पीएम मोदी की पार्टी में असुर शक्ति है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शक्ति पर टिप्पणी करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि शक्ति दो तरह की होती है, एक असुर शक्ति, दूसरी देव शक्ति। दिग्विजय सिंह के मुताबिक असुर शक्ति पीएम मोदी की सरकार में मौजूद है। सुनिए क्या कह रहे हैं। दो तरह की शक्तियां होती हैं,
एक असुर शक्तियां होती हैं, दूसरी देव शक्तियां होती हैं। असुर शक्तियां वो होती हैं जो असत्य, हिंसा, नफरत और लोगों पर अत्याचार करते हैं। असुर शक्तियां आज मोदी जी की सरकार में विद्यमान है। और देवी शक्तियां वो होती हैं जो अन्याय के खिलाफ न्याय मांगती हैं। तो राहुल जी ने जिस शक्ति का उल्लेख किया है वो असुर शक्तियों का उल्लेख किया है और देवी शक्तियों से न्याय की उम्मीद की है। के शर्मा जी, एक और बयान आ गया, एक बार फिर गाली जिसे आप लोग गहना बना देंगे। नहीं, कह रहे हैं आप लोगों की पार्टी में, आपकी सरकार में असुर शक्तियां हैं जिसे हमें किसी तरीके से खत्म करना है। नहीं, रूबिका जी, मैं इस पर आऊंगा, लेकिन इसके पहले एक टिप्पणी छोटी सी कर दूं। जो टिकट बंटवारे पे बात हो रही थी, हाँ। अभी मैं आरजेडी की प्रवक्ता को सुन रहा था कि हम तो मजबूत वहाँ ताकत है बिहार में। मैं तो आंकड़ों के आधार पर बात करना चाहता हूँ। 2019 का चुनाव में ये लालू प्रसाद यादव, जिसकी आरजेडी, इसका खाता भी नहीं खुला, 0 सीट पर थी। अब कितनी बड़ी ताकत है ये खुद ही विश्लेषण कर लें। और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिला था और 39 सीटें, 40 में से 39 सीटें एनडीए जीती थी। तो ये कितनी बड़ी बिहार में ताकत है, ये जनता ने निर्णय अपना पहले भी सुना चुके हैं। और इस बार भी जो है उससे भी जो 1 सीट थी वो भी नहीं मिलने वाली है कांग्रेस को। अब रही बात असुर शक्ति की, तो मैं तो आपको केवल इतना कह सकता हूँ, एक बयान याद दिलाता हूँ रणदीप सुरजेवाला का। हरियाणा में बहुत चर्चित बयान था। उन्होंने देश की जनता को ही राक्षस कह दिया। देश की उन्होंने कहा जो भाजपा को वोट देते हैं सब असुर हैं, सब राक्षस हैं। तो इनकी तो मानसिकता देश की जनता के प्रति भी यही है। और दिग्विजय सिंह जो जिस बात की व्याख्या कर रहे हैं, हाँ। तो उसमें भी वो क्या कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, कि अन्याय के खिलाफ न्याय मांगती हैं, न्याय मांगती हैं शक्तियां। अरे न्याय देती हैं, मांगती नहीं है। अरे कुछ तो हिंदू धर्म की वो समझ लो, कुछ तो उसको समझो। आप लोग भी देवियां शक्ति न्याय नहीं मांगती, मांगती नहीं है, देती हैं। ये है शास्त्र हमारा। शक्ति देने का नाम है। बातों की व्याख्या करनी पड़ती है, हाँ। और सुनिए, व्याख्या करनी पड़ती है रूबिका जी। उनको, जिस व्यक्ति को भारत की संस्कृति का पता नहीं, भारत की भाषाओं का पता नहीं, भारत की परंपराओं का पता नहीं और संवाद करने की क्षमता नहीं, ओके, वो व्यक्ति जो है इस देश का नेतृत्व कर सकता। तहसीन पुनावाला कुछ कहना चाह रहे हैं सर? संस्कृति का ज्ञान नहीं है। ये देखिए, आप इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो तैयार हो गया ये एक तरह का हिंदू विरोधी जो मानसिकता लेकर कांग्रेस चली है, बस शर्मा जी, वही ये हिंदू विरोधी मानसिकता पिच आपकी है। और आप लोग जानते हैं कि ये बार बार आप ही की पिच पर आएंगे। तहसीन पुनावाला, लो कर लो आप खेल। हिंदू विरोधी मानसिकता, शक्ति न्याय देने का काम करती है। मां दुर्गा की शक्ति के बारे में दिलीप घोष बाबू ने क्या कहा, मैं CNN न्यूज 18 की अगर रिपोर्ट यहां पर पढ़ूं ना रूबिका जी, आपके शो में लाइव, आप, मैं और यहां पर सारे मेहमान 153 to 95 एक में जेल में जाएंगे। मां दुर्गा के बारे में क्या कहा दिलीप घोष बाबू में, उस पर जेल में डालने के बदले उनको माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने का काम भाजपा ने किया। वो बता रहे शक्ति की इज्जत कैसी की जाती है, उसके सामने कैसे सर झुकाया जाता है। पहले वहां आप इंसाफ देते। अरे नरेश अग्रवाल ने जो पार्लियामेंट के हाउस में कहा, अरुण जेटली जी खड़े होकर के कि इनको जेल में होना चाहिए, समाजवादी पार्टी ने लात मार के उनको पार्टी के बाहर निकाला, तो आज उनका बेटा मंत्री भाजपा के अंदर बैठा हुआ है। ये हमें सिखाई गई हिंदू धर्म के बारे में, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। अरे राहुल गांधी के परिवार ने, सुन लीजिए शर्मा जी, राहुल गांधी के परिवार ने तो हिंसा का विष पिया है और लोकतंत्र का अमृत देशवासियों में बांटा है। आपने क्या किया है? आप जब देखो तब राहुल गांधी के परिवार पे आप आरोप लगाते हो। पहले आप बताइए, उन महिलाओं को आपने इंसाफ दिया जिनको माननीय मोदी जी ने कहा मेरे परिवार का हिस्सा है? कहाँ है ब्रिजभूषण शरण सिंह? जेल में है। क्या कहती है दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट? कहती है प्रोटीन पाउडर मांगने पर कहाँ छुआ। कहाँ है ब्रिजभूषण शरण सिंह जी? आप बात करते हो महिलाओं की, आप। अच्छा, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि यही वो असुर शक्ति है जिसको हराना है? राहुल गांधी यही असुर शक्ति को हराना है। अरे तो ऐसा ही कुछ भाषण देने का राहुल गांधी, ऐसा ही कुछ दोबारा सा कहता हूँ, रावण के पास भी शक्ति थी और बेरूपिया बनकर आया था। मैं कह रही हूँ वो भी बेरूपिया बनकर आया था। थपथपा कर आप इसी तरीके से चैलेंज कर देते राहुल गांधी को, कह तो रही हो, भाषण लिख देते आप। क्या जरूरत थी उनको कहने की कि हिंदू शब्द, ये हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, उसे हराना है।
आप जैसी एनर्जी दिखा देते तो शायद आज 5-10 हजार वोट और एक्स्ट्रा आ जाते। के शर्मा जी कुछ कहे उससे पहले शुभरास्ता जी। रूबिका जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और मैं फिर से ये बात कहना चाहती हूँ, राहुल गांधी जी को हिंदी नहीं बोलनी आती। उसके अलावा राहुल गांधी जी इस देश की जो नब्ज है उस नब्ज को वो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि भाषाई रूप से ही नहीं, सांस्कृतिक रूप से वो विपन्न है। और मैं इसमें ये नहीं कहूंगी कि तहसीन जी का भाषण राहुल जी दे देते, नहीं दे सकते वो, उनका माइंड फ्रेम नहीं है वो चीज। आप प्लीज समझिए, आज एजा यादव जी ने जो बात कही और जो सतीश जी ने जो बात कही, वो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि इंडी गठबंधन बिहार में मजबूत है, लेकिन क्या राहुल गांधी इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? क्या राहुल गांधी एक्सेप्ट करेंगे कि आज तेजस्वी यादव का कद राहुल गांधी के कद से कहीं ज्यादा ऊंचा है? अगर तेजस्वी यादव को नेशनली लॉन्च कर दिया जाए तो राहुल गांधी की कोई, मैं कहना नहीं चाहिए ये शब्द, लेकिन राजनीतिक औकात नहीं है कि वो तेजस्वी यादव के सामने खड़े रह सके। ये मैं भाजपा समर्थक होने के बावजूद ये बात कह रही हूँ। बात आप समझिए रूबिका जी कि इन लोगों के पास एक बेसिक लेवल ऑफ विपन्नता है भारत की संस्कृति को समझने की। मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की बात कर रही हूँ। आज की जो तिकड़ी है कांग्रेस के अंदर, जो आज अलायंसेस की भी बात कर रही है, वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि रीजनल लेवल पे कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। अरे कांग्रेस नहीं मान रही, इज्जा जी मानेंगी क्या ये बात आप जो कह रही हैं? ये बात है कि ये इज्जा जी आप एक्सेप्ट करेंगे ये बात? जी, बिहार में रीजनल पार्टी के तौर पे आरजेडी बहुत मजबूत है, और ये जब हमारा इंडिया अलायंस बन रहा था तो ये तो तय ही हुई थी कि जिस रीजन में जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है वो ज़्यादा सीटों पे लड़ेगी। तो इसको तो ये तो हम लोग सब जानते हैं। पर बिहार में इंडिया की बात सुनिए, वो ये कह रहे हैं नेशनल लेवल पर तेजस्वी यादव को अगर लॉन्च किया जाए तो वो राहुल गांधी से ज्यादा बड़े नेता के रूप में उभर कर आएंगे। ये तो अच्छी बात है ना कि एक बड़े नेता राहुल जी हैं और एक और शक्तिशाली नेता तेजस्वी जी हैं, दोनों नेशनल लेवल पे आएंगे, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और अभी लोकसभा का जो रिजल्ट होगा आप देखेंगे, दोनों नेता बहुत मजबूती से नेशनल प्लेटफॉर्म पे उभरेंगे। रूबिका जी, मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में कि तेजस्वी यादव मुझसे भी उम्र में छोटे हैं। आप इस उम्र के नेता को 50-55 वर्षीय नेता के साथ हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि अगर ये दो भी नेता कद्दावर है, ये भी वो कद्दावर, राहुल गांधी कद्दावर नेता नहीं है। राहुल गांधी एक मामूली सांसद बन के रह गए हैं, और उसके अलावा राहुल गांधी की राजनीतिक रूप से कोई हैसियत नहीं है। जहां जहां राहुल गांधी कैंपेन करते हैं, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आज भारत की समस्त रीजनल पार्टी, मैं सिर्फ आरजेडी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, आज भारत की समस्त रीजनल पार्टीज के पास ऐसी क्या मजबूरी है कि वो राहुल गांधी के साथ वजह सतीश जी कर रहे हैं? क्या मजबूरी है, क्या वजह है? देखिए, बात यह है कि कांग्रेस ने मेरे ख्याल से 50 साल में कुछ किया नहीं, और सारी जो रीजनल पार्टीज हैं वो कांग्रेस के पर उठ के आई, तो ये दोनों का संघर्ष लाजमी है। अगर आप एक भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अलावा आप मुझे बता दीजिए 50-60 साल में कांग्रेस ने आउटडोर क्या किया है? तो रीजनल पार्टी इनको हटा के आई। पहले तो सब साथी थी, बीजेपी के साथ थी कांग्रेस के खिलाफ, है कि नहीं? तो ये मुद्दा है, उसमें कांग्रेस साफ होती गई, संगठन में इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया और ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स दिल्ली में लुटियन जोन में करते रहे, उसी का नतीजा है। मैं मानता हूँ भारत जोड़ो यात्रा का मैं समर्थक हूँ, मैं राहुल गांधी का प्रशंसक हूँ इस मामले में। कम से कम आइडियोलॉजी के लेवल पर उन्होंने एक चीज खड़ा की, भले वो माइनॉरिटी में हो, वो अलग बात है, लेकिन इनके यहाँ अकर्मण्यता है। वह भाषाई विरूपता की बात तो हम लोग अभी ने की, जो बात इनको कल कहनी चाहिए थी, हालांकि जैसे कहा जाता है वो आज उनसे, राहुल गांधी से और दिग्विजय सिंह से तो पहले ये तहसीन बोल रहे हैं, क्योंकि वही बात बोल रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये मतलब किस तरह से पकड़ना है, किस तरह से। अब तो हम एक चीज और भी बोल देंगे आपको रूबिका, और बोलना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी से पब्लिसिटी में, प्रोपेगेंडा में ये लोग नहीं जीत सकते, पहली चीज। तो अब ये सुर असुर पे अगर लड़ाई चलती है तो इनके पास क्या, कांग्रेस पार्टी के पास तहसीन पूनावाला है? इतने हैं, इनको 10-20 चाहिए है, इनको 25-30 चाहिए कन्हैया कुमार।
तब जाके इसकी लड़ाई होगी। ये नहीं टिकते भाजपा के सामने। शर्मा जी। भाजपा के पास मैन है, मैन। हाँ। और उनके पास वो सारा संगठन है जो हर वक्त काम करते रहती है। वो शक्ति, बहुत शानदार काम करते हैं। वो जो शक्ति, तहसीन जो शक्ति मान ले, इज्जिया जी जो शक्ति मान ले, शुभरास्ता जो शक्ति मान ले, सतीश जी जो शक्ति मान ले, आपके पास वो मौजूद है। अभी आपसे कैंपेन के मामले में, प्रोपेगेंडा के मामले में तहसीन पूनावाला की मोहब्बती पार्टी नहीं अड़ सकती है। नहीं विकास जी, उसको ये प्रोपोगंडा कहें या जो भी कहें, जो भी शब्द देना चाहे, मीडिया स्वतंत्र है, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। लेकिन ये तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जिस ढंग के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, वैचारिक कार्यकर्ता हैं, जिस ढंग के जो है सैद्धांतिक कार्यकर्ता हैं और खून पसीना बहा के काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, वो तो हमारे लिए एक जो है एक तरह से मैं कह सकता हूँ वरदान है। और दूसरी तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी जो है दिन भर के यदि आप मेहनत को देख लें और तो हर कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा लेता है कि हमें 18 से 20 घंटे काम करना है। ऑलराइट सर, 20 घंटे हमें काम करना है। हाँ। मैं एक ही लाइन में कहूंगा। जी मैं राहुल जी और तेजस्वी जी की तो जोड़ी राम और लखन की तरह। शर्मा जी बस 20 सेकंड तहसीन पूनावाला को। सर सुनिए ना, हाँ बस 20 सेकंड तहसीन पूनावाला। राहुल जी और तेजस्वी की जोड़ी बिल्कुल राम और लखन की तरह है। कितने भी शक्तिशाली रावण आ जाए, इस जोड़ी को नहीं तोड़ पाएंगे, कभी भी नहीं तोड़ पाएंगे। और अंत में इन्हीं की जीत होगी। रावण ने भी हनुमान से कहा था वानर की सेना में, आप भी यही मौजूद है। मैं कह रही हूँ पार्टी आपको ले ले, प्रवक्ता बना ले, हालांकि उससे नुकसान मेरा हो जाएगा। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन ट्विटर पोल आपके सामने रख देना चाहती हूँ। राहुल गांधी का शक्ति वाला बयान 2024 में क्या साबित होगा? सेल्फ गोल 55% कह रहे हैं, मुद्दा नहीं बनेगा 40% कह रहे हैं, पता नहीं कहने वाले 5% है। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।